चैप्टर नंबर 15 को बच्चों हम लोगों ने लेंजिस लॉ तक पढ़ लिया था। अब लेंजिस लॉ के आगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक आता है, जिसमें से बेसिक बेसिक एमसीक्यूज में अभी आप लोगों से पूछने लगा हूं। कहते हैं जी, इन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन द कॉइल कनेक्टेड विद द बैटरी। कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिने में जो कॉइल बैटरी के साथ, किस कॉइल के साथ बैटरी कनेक्ट होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल के साथ। आप आज जैसा कि आप लोगों को पता है जी, म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिने में दो कॉइल्स होती हैं बच्चों। कितनी कॉइल्स होती हैं? दो कॉइल्स होती हैं। हम लोग एक कॉइल को क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, एक कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और बच्चों दूसरी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। अब म्यूचुअल इंडक्शन में दो तरह की कॉइल्स के साथ हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। कई दफा पेपर में जस्ट आप लोगों से डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है म्यूचुअल इंडक्शन की। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज नाउन एज म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों ऐसा फिनोमिना जिसमें एक कॉइल में आप लोग क्या काम करवाएं? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवा के दूसरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस करवाएं? ईएमएफ इंड्यूस करवाएं। इस फिनोमिने को म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया जाता है। तो अब दो कॉइल्स, इसका मतलब आपको चाहिए इस फिनोमिने के लिए कितनी कॉइल्स? दो कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। बच्चों कोई बच्चा मुझे बताएगा प्राइमरी कॉइल के साथ क्या अटैच होता है? याद रखिएगा, ऐसी कॉइल जिसके साथ बैटरी अटैच होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। और जिसके साथ हम लोग गैल्वानोमीटर अटैच करते हैं यूजुअली, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। यानी ऐसी कॉइल जिसमें ईएमएफ इंड्यूस करवानी है, ठीक है जी, इसमें करंट को चेंज करवाते हैं हम लोग। इसके लिए कंडीशन क्या होती है प्राइमरी कॉइल के लिए? कि इसमें करंट चेंज करवाना है। और सेकेंडरी कॉइल के लिए कंडीशन क्या होती है? कि करंट चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है। तो याद रखिएगा बच्चों कि प्राइमरी कॉइल जो होती है वो बैटरी के साथ अटैच होती है और रियोस्टेट के साथ अटैच होती है, और हम लोग उसमें करंट को चेंज करवा के सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवाते हैं। तो अब जरा एमसीक्यू सुने। उसने बोला द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन द कॉइल कनेक्टेड विद द बैटरी इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्डिनरी। क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताएं। और गुंगो बोल दो। यस, प्राइमरी कॉइल कहलाएगी वो। उसके बाद बच्चों कहते हैं फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन द कॉइल कनेक्टेड विदाउट बैटरी। जिस कॉइल के साथ बैटरी अटैच नहीं होगी उसका क्या नाम होगा? तो बच्चों हम लोग उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। हो गया। उसके बाद कहते हैं द कॉइल प्लेस्ड इन गैल्वानोमीटर सर्किट द एक्सपेरिमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज नोन एज। कहता है ऐसी कॉइल जो सर्किट में गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ी जाती है उस कॉइल को क्या बोलते हैं? मैंने भी बताया, उस कॉइल को भी सेकेंडरी कॉइल ही बोलेंगे। डन हो गया। ये तीन एमसीक्यूज आप लोगों की बुक की लाइनों के अंदर से बने हुए हैं। उसके बाद एक जनरल सी डेफिनेशन कहता है इफ द करंट इन द प्राइमरी इज चेंज्ड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सराउंडिंग रीजन क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों को पता है म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी कॉइल में हम लोग रियोस्टेट लगाते हैं। प्राइमरी कॉइल में बैटरी के साथ क्या लगाया जाता है? रियोस्टेट लगाया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टर लगाया जाता है। इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होती है? बार बार चेंज होती है। उसकी चेंज इन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है? आपको पता है बच्चों, वहां पर चेंज इन रेजिस्टेंस होगी तो सर्किट में करंट चेंज होगा, और उस करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो याद रखिएगा कि जब प्राइमरी कॉइल के साथ लगे हुए रियोस्टेट को आप लोग चेंज करते हैं, वो एक वेरिएबल रेजिस्टर, उसको आप लोग चेंज करेंगे, यानी उसको मूव करवाएंगे। जिस तरह पंखे का डिमर नहीं होता वैसे ही ये इसको मूव करवाते हैं, तो बच्चों प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। वो पुरानी बातें ही आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसके बाद कहता है द फिनोमिना इन विच द चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये उसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन लिखिए, नीचे पूछा बताओ ये फिनोमिना का नाम क्या है। ऐसा एमसीक्यू भी कई दफा पेपर में आया। उसके बाद बच्चों कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द। हाँ जी, याद रखिएगा बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में ना एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
क्या आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की हुई है? बताएं। और इसकी कैलकुलेशन की थी? जब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसमें उसने ये बात क्लियरली बताई है कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा. सो ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल. तो याद रखिएगा, ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होती है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. और बच्चे यहां पर गलती कर बैठते हैं, वो कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस होती है प्राइमरी. और वो मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं. अगर आप लोगों को याद हो ना, इसी को जब हम लोग अभी सोल्व करेंगे आगे, फिर मैं बताऊंगा. अभी आप लोग इतना ज़हन में रखें कि सेकेंडरी की ईएमएफ उतनी ज्यादा होगी जितना सेकेंडरी का फ्लक्स होगा. हाँ, आगे यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. सेकेंडरी का फ्लक्स जो होता है वो प्राइमरी के करंट के ऊपर डिपेंड करता है. ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सेकेंडरी की, सेकेंडरी के फ्लक्स के ऊपर ही. जबकि सेकेंडरी का फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्राइमरी के करंट के ऊपर. और हम लोग उसको ऐसे भी कहेंगे, फिर आप लोगों को पता है फाई एस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके एम आई पी आएगा. ये एक टर्न के लिए है. और अगर एन टर्न्स होंगी तो आप लोगों को पता है एन टर्न्स के लिए यही फार्मूला बन जाएगा, एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी. कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये टेक्स्ट बुक की लाइन है, मैं बता रहा हूं. अब पेपर में एमसीक्यू कैसे आएगा वो आप लोगों से पूछ सकता है कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है. तो आप लोगों के पास आंसर में लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और भी जो भी वैल्यू लिखी है. तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए चीज. उसके बाद सेकेंडरी का फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइमरी के करंट के ऊपर. और जो ये रिलेशन आता है एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, ये अक्सर का पेपर में एमसीक्यू में पूछे था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. नीचे वहां पर कहीं पर ये फार्मूला भी लिखा होगा. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड. हरी, अब जल्दी मिनट लगाएं. डन. ओके. इसके बाद बच्चों एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, जब आप लोग इसको पूरे को डिराइव करते हैं तो बच्चों वो आती है जी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. देखें जरा, ये आती है कहीं पर डेल्टा, सॉरी एम एन एस कह रहा हूं, एम. ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में. ठीक है जी, हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन के बाद, यानी ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन, ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. अब दो बातें आ गई हैं. सेकेंडरी की ईएमएफ सेकेंडरी के फ्लक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर, अकेले फ्लक्स के ऊपर नहीं. और सेकेंडरी की ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी. अब सपोज करें मैं आपको पेपर में एमसीक्यू देता हूं, मैं कहता हूं जी ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी डिपेंड्स अपॉन, नीचे मैं लिखता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, बोथ ए एंड बी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल. क्या आंसर होगा अब आपका? बोथ ए एंड बी. अब आपका आंसर होगा कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करती है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी. यानी करंट के रेट की बात करेगा तो प्राइमरी, फ्लक्स के रेट की बात करेगा तो सेकेंडरी. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहां पे बच्चे गलती करते हैं पेपर में बैठ के. इज इट ओके? डन 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 डन. जल्दी बोलो चरसी लोगों. सर ये एमसीक्यू दोबारा बता दें. पीके हो गया. अभी मैंने बोला ये देखो कि सेकेंडरी की ईएमएफ इस चीज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर भी. अब ऑप्शन देख लेनी है आप लोगों ने, उसने क्या लिखी हुई है. अगर दोनों लिखी होगी दोनों के ऊपर टिक नहीं लगाना है, बोथ के ऊपर टिक लगाना है. फिर अगर इनमें से कोई एक लिखी होगी फिर एक के ऊपर टिक लगाना है, बस. ठीक है, लो जी बच्चों. इसके बाद आप लोगों को पता है जी एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों देखें, आप लोग देख सकते हैं एम इज इक्वल टू ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी. ठीक है, अब यहां पर आप लोग देखें, अगर सेकेंडरी की ईएमएफ 1 वोल्ट हो, ये करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, 1 एम्पेयर पर सेकंड हो, तो बच्चों आपको पता है 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर आएगा. और इस 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर को
हम लोग फिजिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। सो हेनरी इज एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर आप लोग यहां से ये भी कह सकते हैं हेनरी जो है वो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है। अच्छा, अब वोल्ट होता है जूल पर कूलम, ये सेकंड पर एम्पेयर अपनी जगह पर रहने दें। और आगे से आपको पता है कूलम होता है एम्पेयर सेकंड, ये सेकंड पर एम्पेयर अभी भी अपनी जगह पर है। देखें मैंने क्या स्टेप किया प्यारे बच्चों, मैंने वोल्ट की जगह पर जूल पर कूलम पुट किया, फिर कूलम को एम्पेयर सेकंड पुट किया, ये सेकंड इससे कटा, ये ए ऊपर गया तो ये बन गया जूल पर स्क्वायर एम्पेयर। क्या ख्याल है? तो बच्चों जूल पर स्क्वायर एम्पेयर ये बना, तो मैं कह सकता हूं हेनरी इज ऑल्सो इक्वल टू, तो बच्चों हेनरी दो चीजों के बराबर आ गया। नंबर 1 हेनरी बराबर आता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के भी, दूसरे नंबर पे जूल पर स्क्वायर एम्पेयर के ऊपर भी। इज इट क्लियर? हरी अप। अच्छा एक और मजे की बात आप लोगों को बताता हूं मैं, मुझे कोई मार्कर नहीं अच्छा वाला मिल रहा, पता नहीं किधर चले गए हैं। हाँ ये सही है। अच्छा जी बच्चों, ये जो जूल पर स्क्वायर एम्पेयर है ना, याद रखिएगा आप लोगों को पता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जूल पर एम्पेयर। और जूल पर एम्पेयर किसके बराबर होता था भला, याद करें, जूल पर एम्पेयर यानी न्यूटन मीटर पर एम्पेयर हम लोग वेबर को बोलते थे, तो मैं वेबर पर एम्पेयर भी इसको कह सकता हूं। किसी बच्चे को ये बात समझ में आई है? थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा हूं। ओ चर्सी लोगों, अगर आप लोग देखें कि हेनरी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है, जूल पर स्क्वायर एम्पेयर है, इसके अलावा वेबर पर एम्पेयर भी आ गया। ये क्या ख्याल है? कल मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू सोल्व करवाया था कि जूल पर एम्पेयर जो होता है वो वेबर होता है, यानी न्यूटन मीटर पर एम्पेयर वो वेबर होता है। तो इसका मतलब जूल पर एम्पेयर वेबर होता है, तो मैं इसको वेबर पर एम्पेयर भी लिख सकता हूं। तो फाइनली मैं ये भी कह सकता हूं कि वेबर इज इक्वल टू हेनरी इंटू एम्पियर। वाह क्या बात है मेरी ये। और चर्सी लोगों, ये अक्सर औकात पेपर में आता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट बेसिकली आपको फ्लक्स प्रोवाइड कर देता है। इज इट ओके? डन। चलें अब आगे, ये छोटी छोटी कन्वर्जन याद हो जाएंगी एमसीक्यू के हवाले से। अच्छा इसी तरह मैं आप लोगों को सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ दे दूं, प्राइमरी का रेट ऑफ, मैं कहता हूं जी लेट वी से सेकेंडरी की ईएमएफ है 10 वोल्ट, प्राइमरी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है जी वो है 2 एम्पेयर पर सेकंड। तो बताएं कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, जल्दी बताएं अब। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। तो बच्चों 10 डिवाइडेड बाय 2 करें, आंसर कितना आ जाएगा? तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 5 हेनरी। दैट इज योर फाइनल आंसर। डन। बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक पे एमसीक्यू समझ आ गए? मुश्किल है? कौन सा यूनिट मुश्किल है बीबी? ओ अभी हा बीबी बताओ। सर सारा कुछ तो नया नया है, सारे नए हैं, पहले आपने क्लास में तो कुछ भी नहीं करवाया था शायद ऐसा। ओ भाई आपने हमारी रेगुलर क्लासेस पढ़ी हुई हैं? कभी इत्तेफाक हुआ था? टेस्ट सेशन तो पढ़ा था ना, ये सेशन तो टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन में आपने कभी क्लासें पूरी ली नहीं थी मेरा ख्याल है ना? नहीं ना ली थी? ये जो भी आपने एमसीक्यूज कराए ये क्या है? ये क्या है? वेरी नाइस, आप चीटी लगी हैं माशाल्लाह। यहाँ पर जब ऐसे ऐसे नूरे बैठे होंगे, ठीक है, तो फिर ये देखें इधर पुत्र, मैंने ये बोला कि अगर सेकेंडरी में ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट हो, प्राइमरी का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पीयर पर सेकंड हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, ये मैंने बोला था बस। तो मैंने इस फार्मूले में से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाली वैल्यू पुट करके। हो है ठीक है। तो लो जी बच्चों, यहां पर आप लोगों के पास म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में से ये कुछ जनरल बातें आ गई। उसके बाद लास्ट पर एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब डिपेंडेंस आती है, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जी म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नीचे ऑप्शन लिखी होती है, आगे कोई कोई हो सकता है, कोई एक सही लिखी हो सकता है, 3 सही लिखी हो, आगे ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन दी हो उसने। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका एमसीक्यू है। तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन, पूरा नहीं लिख रहा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करती है,
इसके अलावा क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करती है, लिखते जाना चर्सी लोगों, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, जिस कोर के ऊपर आप लोग ये वायर्स को वाउंड करते हैं उसकी मटेरियल की कोर के ऊपर भी डिपेंड करती है। और लास्ट वन इज नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, क्लोजनेस, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, और प्यारे बच्चों लास्ट पर आता है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। ये लगते याद आप लोगों का बोर्ड के पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया है। ये इन चीजों के ऊपर बच्चों डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, क्लोजनेस, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। और यूजुअली याद रखिएगा कि जिस कोर के ऊपर कॉइल्स को वाउंड किया जाता है वो मटेरियल कौन सा होता है, ये भी शॉर्ट एमसीक्यू आया हुआ है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और बच्चों इधर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, एक कॉइल है, आप लोग इसको ना इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड सपोज करें, जब आप लोग इसको किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड कर देते हैं ना, तो ओवरऑल बच्चों जब आप लोग इसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड कर देते हैं तो आप लोगों को पता है सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन्स होती हैं जो अलाइन हो जाती हैं। जब उनमें से ऑल्टरनेटिव करंट पास करता है तो बच्चों उनकी डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं, वो भी एक मैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। तो अगर आप लोगों को याद हो बच्चों कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब भी कॉइल के अंदर यानी कॉइल के अंदर इस कोर को रख देंगे तो इसका फ्लक्स और कॉइल का फ्लक्स दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और नेट फ्लक्स कॉइल का इंक्रीज कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। तो इसके अलावा अच्छा देखें ओरिएंटेशन से मुराद क्या है यार, दो कॉइल्स हैं, ये देखें ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने पड़ी है बच्चों, ऐसे। अब देखें इसका सारा का सारा फ्लक्स निकल के, क्या ये सपोज करें ये प्राइमरी है, ये ब्लैक वाली सेकेंडरी है। अब इस प्राइमरी में से मैग्नेटिक फ्लक्स आया, जब ये ऐसे पड़ी होंगी दोनों तो क्या इसका मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से ब्लैक वाली में से पास नहीं करेगा? अच्छा अगर ये ऐसे पड़ी होंगी अब फ्लक्स कम पास करेगा, अगर ये ऐसे पड़ी होंगी कम और फ्लक्स और कम पास करेगा। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो बच्चों इनके अंदर फ्लक्स ना होने के बराबर फ्लो करता है, क्योंकि देखें जब ये पैरेलल है ना तो इस रेड वाली का मैक्सिमम फ्लक्स ये ब्लैक वाली में से गुजर रहा है। ठीक है। और जब ये किसी अब आप लोग इसको घुमाते जा रहे हैं तो बच्चों इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कम होता जाएगा। यहां पर मैं एक लाइन लिखवाने लगूं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो लाइन लिखें जरा। कहता है व्हेन द एक्सिस ऑफ द टू कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखें सर कोर क्या होती है मैं बताता हूं। व्हेन द एक्सिस ऑफ द टू कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिख लें जल्दी। व्हेन द एक्सिस ऑफ टू कॉइल्स, बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन में आपको पता है दो कॉइल्स होती हैं, ये दोनों कॉइल्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो मैक्सिमम इनकी इंडक्शन होगी। ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है कि कॉइल्स को टच किए बगैर आप लोग एक चीज से दूसरी चीज में इंड्यूस करवा रहे हैं। कंडक्शन में आप लोग टच करते हैं कंडक्टर के साथ, इसमें विदाउट टचिंग ये कॉइल्स हैं। अगर पैरेलल पड़ी होंगी तो मैक्सिमम फ्लक्स एक दूसरे से लिंक करेगा, और अगर परपेंडिकुलर होंगी बच्चों, अगर ये कॉइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होगी। When the axes of the two coils are mutually perpendicular to each other, their mutual inductance is zero. क्यों जीरो? क्योंकि उनका फ्लक्स लिंकेज ही नहीं होगा, because there will be no flux linkage या very very small linkage which is negligible. बहुत कम इनकी जो लिंकेज होगी आपस में, जिसकी वजह से बच्चों इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होगी। जबकि जब पैरेलल होंगी तो ये देखिए पैरेलल है तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा एक दूसरे के साथ। पुत्र कोर की बाकी बात रह गई। कोर अब ये बिल्कुल यकीन माने ये एमसीक्यूज के हवाले से अगर आप लोगों को ये पता, दोबारा बता दे जो आपने भी लिखवाया था, व्हेन द एक्सिस ऑफ टू कॉइल्स पैरेलल और ये परपेंडिकुलर वाला। तो पैरेलल होगी तो मैक्सिमम और परपेंडिकुलर होगी तो जीरो हो जाएगा, है ना? हाँ जी, पैरेलल होगी तो मैक्सिमम, शुक्र है, परपेंडिकुलर होगी तो जीरो हो जाएगी। क्योंकि देखें ना, ये देखें ये इस वक्त कॉइल इसके पैरेलल पड़ी। अब मुझे बताएं आप लोग देखें इस प्राइमरी कॉइल की मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड नहीं सेकेंडरी में से पास करी, सपोज करेंगे प्राइमरी है सेकेंडरी, तो मैक्सिमम पास कर, इसका मतलब इनकी इंडक्शन मैक्सिमम होगी। और अगर यही कॉइल ऐसे करके परपेंडिकुलर रख दे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड गुजरनी नहीं है उसमें से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। और समझ लगी? जी सर लग। अब देखें ये जो कॉइल होती है ना, एक कॉइल, इस कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती है, मगर पुत्र कोर जो है ना, ये चैप्टर नंबर 17 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहां पे ला के रखते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसकी मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है।
क्योंकि वो उसके अंदर डोमेन्स होती हैं, हर डोमेन एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। तो ओवरऑल जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड गुजरती है, ये अपने आप को अलाइन कर लेती है और ओवरऑल इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए कॉइल के अंदर हम लोग कोर को रखते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। बस इतना सा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज ही करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो वो ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लो जी बच्चों, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक था। जल्दी जल्दी नोट करें इसको, शाबाश, जल्दी मिनट लगा के फिर हम लोग सेल्फ इंडक्शन को शुरू करेंगे। हरी अप, जल्दी मिनट लगाओ। हाँ जी, कर दिया। और चरसी लोगों, यस सर। लो जी, इसके बाद है जी बच्चों सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या बातें आनी है अब? सेल्फ इंडक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी, इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें जस्ट एक ही कॉइल होगी जिसके साथ आप लोगों ने क्या नाम है, बैटरी अटैच करनी है, रियोस्टेट अटैच करना है, और एक कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना। एक है एक कॉइल में फ्लक्स को चेंज करवा के दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवाना। एक है कि एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में नहीं बल्कि अपनी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो बच्चों सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने जो एमसीक्यू याद रखना है वो जरा सुने। नंबर 1, एक तो बच्चों इसकी डेफिनेशन, द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, यानी चेंजिंग करंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है इन इटसेल्फ, कॉइल के अपने ही अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होती है उसी ईएमएफ को बच्चों समटाइम्स याद रखिएगा एमसीक्यू के हवाले से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। बच्चों हम लोग उसी ईएमएफ को समटाइम्स क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि वो जिससे प्रोड्यूस हुई होती है उसी को क्या कर रही होती है, ओपोज कर रही होती है। ठीक हो गया, इसको नोट करें, पहला एमसीक्यू, जल्दी जल्दी शाबाश, मिनट लगाएं। उसके बाद आपको पता है कि इसी कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो उसके करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और हम ये भी कहते हैं एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और फाइनली फिर हम लोग ये कहते हैं जी एन फाई इज इक्वल टू एल आई, और यहां से एल जो है वो एन फाई ओवर आई के बराबर आता है। यहां से भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं अगर आप लोगों को याद हो। अब ये अगर आपको किसी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो, उसका फ्लक्स गिवन हो, करंट गिवन हो, मैं कहता हूं लेट वी से, ये देखें एक कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न है 1, उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स है 1 वेबर और करंट उसमें से फ्लो किया 1 एम्पेयर, बताएं उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों? क्या आप लोग बताएंगे? आप लोग कहेंगे सर जी एन फाई ओवर आई होता है, एन 1 है, फ्लक्स 1 वेबर है, करंट 1 एम्पेयर है, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1 वेबर पर एम्पेयर विच इज इक्वल टू 1 हेनरी। इसका मतलब देखें यहां से भी प्रूफ हो रहा है कि वेबर पर एम्पेयर हेनरी के बराबर होता है। जल्दी जल्दी नोट करें, शाबाश, मिनट लगा के, जल्दी जल्दी। इसके बाद बच्चों तो यहां से पता चल गया सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, हेनरी ही होते हैं। ठीक है, ओके, लो जी, ये मैसेज आया जी, सर जी प्लीज जल्दी पढ़ा दें, आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ाई जा रहे हैं? अच्छा नाइस, चीटी लगी हो पुत्र, आप बहुत अच्छी बात की है आपने। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों यहां पर एक बात और सुने जरा गौर से, कि जो सेल्फ इंडक्शन होती है ना, सेल्फ इंडक्शन में
यहां पर एक बड़ा जबरदस्त एक पैराग्राफ है लास्ट वाला, उस लास्ट पैराग्राफ में एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी है, इन ऑल्टरनेटिंग करंट, क्या लाइन लिखी है, इन ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर्स बिहेव लाइक अ रेजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एमसीक्यूज, उसको अंडरलाइन कर लें। इन ऑल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर्स बिहेव लाइक रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स जो होते हैं बच्चों वो रेजिस्टर के तौर पर क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। बाकी बच्चों इसमें सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कोई बच्चा बताएगा सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये बच्चों डिपेंड करती है सेम वही नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर, एरिया ऑफ द कॉइल के ऊपर, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल का एरिया, और उसके बाद बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करती है, देख के बता दो, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर। बाकी क्लोजनेस ऑफ द कॉइल इसमें नहीं आएगी, ना ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल आएगी, क्योंकि एक ही तो कॉइल है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो लो जी बच्चों यहां से ये एमसीक्यू बनते हैं, और एंड पर एक ईएमएफ का फार्मूला है, E इज इक्वल टू -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ठीक है जी। ये ईएमएफ जो कॉइल, प्राइमरी कॉइल जो कॉइल में इंड्यूस होती है, वो ईएमएफ का फार्मूला है -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, और नेगेटिव का साइन आपको पता है ओपोजिशन को शो करता है, कि जो ईएमएफ जिसकी वजह से आती है उससे करंट आता है जो कि ओपोज करता है, वो सारा लेंजिस लॉ की वजह से। तो लो जी बच्चों ये आपके पास सेल्फ इंडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद यही एमसीक्यू इसके अंदर से ज्यादा लिए जाते हैं, मैक्सिमम वो ये पूछ लेगा जी बताएं L इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, E डिवाइडेड बाय डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो वही बात है, अगर आपको वो ईएमएफ दे दे, आप लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे दे, आप लोग बच्चों यहां से सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के दो फार्मूलाज है, एक ये वाला, ये उस वक्त लगेगा जब करंट रेट और ईएमएफ गिवन होगी, ये उस वक्त लगेगा जब नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और करंट गिवन होगा। ओके डन, लो जी। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। सर आराम आराम से पढ़ाएं। चलो आलो पुत्र की गल आराम आराम से पढ़ाएं, तो मैं कौन सा हवाई जहाज में बैठ के पढ़ा रहा हूं, है आराम आराम से पढ़ाएं। अच्छा बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, याद रखिएगा इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इंडक्टर सबसे पहला एमसीक्यू, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, बताएं किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इंडक्टर किसी भी एनर्जी को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है। नंबर 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। फिर उसके बाद बच्चों यहां पर उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई हुई है कि किसी भी कॉइल में, ठीक है जी, आपको पता है इंडक्टर के साथ जैसे ही आप लोग बैटरी अटैच करते हैं, शुरू में इनिशियल करंट क्या होता है, इनिशियल करंट 0 होता है, फाइनल करंट कोई पर्टिकुलर करंट I हो जाता है। तो यहां से चेंज इन करंट किसके बराबर आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल I है इनिशियल 0, तो चेंज इन करंट I के बराबर आता है। ऐसा ही है कोई नहीं ऐसे सर नहीं पता चला। कॉइल के साथ हो है, जब कॉइल के साथ आप लोग बैटरी अटैच करते हैं, इनिशियल करंट उसमें उस वक्त शुरू में क्या होता है 0, कुछ टाइम के बाद उसका फाइनल करंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज इन करंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल जो कि I होगा। ओके, और उसी इंडक्टर में बच्चों आपको याद है जो एवरेज करंट होता है वो किसके बराबर होता है, एवरेज करंट बराबर होता है डेल्टा टोटल चार्ज जो कि इंडक्टर में से फ्लो कर रहा था टोटल टाइम के लिए, और एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू I बाय 2। तो याद रखिएगा व्हेन, अब एमसीक्यू जरा यहां पर क्या आएगा, एमसीक्यू पेपर में कैसे आएगा, वो कहेगा व्हेन एन इंडक्टर इज अटैच्ड विद अ बैटरी, जब आप लोग किसी इंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो चेंज इन करंट इन द सर्किट इज, तो आपका आंसर होगा I, एवरेज करंट इन द सर्किट I बाय 2। ये 3 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। और उसके बाद चौथा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला 1/2 LI² होता है। इसका मतलब यहां से दो चीजें नजर आ रही हैं कि एनर्जी स्टोर्ड का करंट के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है,
और एनर्जी स्टोर्ड का इंडक्टेंस के साथ भी क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं कहता हूं जी इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डबल्ड बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट देन एनर्जी डेंसिटी देन एनर्जी विल इंक्रीज 2 टाइम्स। मैं कहता हूं इफ द करंट इन द कॉइल इज डबल्ड तो बच्चों एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस तरह के एमसीक्यू अक्सर पूछे जा सकते हैं। अगर मैं कहता हूं इफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट बोथ आर डबल्ड, अगर दोनों को डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 8, तो बच्चों एनर्जी विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ओके, ये है एनर्जी स्टोर्ड। और इस तो फिर नीचे वाले 2 के साथ कुछ नहीं कटना क्या ओ काकी वो फार्मूले का 2 है, उसको छेड़ा भी तो गुना होगा, ठीक है। फार्मूले का 2 है, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी में फार्मूले का 1/2 होता है, उसको नहीं छेड़ते होते। जो अंदर खाते पंगे पड़े उनसे पंगा लेना है बस, इस 1/2 को नहीं छेड़ना। ओके, इसके बाद बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में उसने सेल्फ इंडक्टेंस का एक फार्मूला और लिखा हुआ है, जरा बताएं। L इज इक्वल टू क्या फार्मूला है वो, म्यू नोड n स्क्वायर AL। देखें जरा कहीं पर लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला म्यू नोड n स्क्वायर AL। ये भी बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का एक फार्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। म्यू नोड परमिएबिलिटी है, n यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एरिया A एरिया ऑफ द कॉइल है, L यहां पर लेंथ ऑफ द कॉइल है। तो ये भी आप लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला याद रखना है। और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का एक फार्मूला आप लोगों के पास लिखा होगा B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नोड AL। M लगा लें इस एनर्जी के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। बच्चों ये भी फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू, ये है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अगर वो आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछ ले इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला देखना है, B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नोड एरिया इनटू लेंथ। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हो, एरिया लेंथ दिया हो, तो आप लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। और मैं यहां से कह सकता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहां से एक एमसीक्यू और आया, अगर आप लोग B को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो बच्चों इसका स्क्वायर लेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, डबल का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों एनर्जी क्वाड्रपल हो जाएगी। ये छोटे छोटे एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होनी है दोबारा बता दें। ओ ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का लेक्चर नहीं आपने लिया हुआ। अच्छा, मैं ना एक नेक मशवरा देता हूं, ठीक है। वो मशवरा ये है कि पुत्र जिन बच्चों को ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का नहीं ना पता, वो चैनल के ऊपर जाके ना प्ले लिस्ट में जाके वहां पर कहीं पर, या वीडियोस ओपन करें, 5 मिनट आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको नजर आ जाएगी। वहां पर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के ना मैंने एमसीक्यूज करने के तरीके बताए हैं कि इसको डबल करें तो ये करें तो वो करें। वो एक मरतबा लेक्चर ले लें, उसके बाद आपको कभी ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक हो गया सर, आप टाइमिंग चेंज कर लें, टाइमिंग चेंज कर लें पुत्र, बताता हूं मैं बाद में। अच्छा, ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के अंदर से बच्चों कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जहनों में रखने हैं बोर्ड के पेपर के हवाले से। डन हो गया, इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगाएं, हरी अब जल्दी करें। और यहीं से बच्चों एनर्जी डेंसिटी भी निकल सकती है। अच्छा जी, ये जो अभी मैसेज किया है ना जिसने भी, कुछ शर्म किया करें आप, ठीक है ना। हमेशा नशुक्रे लोगों की तरह जो है ना आपका रोना धोना कायम दायम रहता है, ठीक है। मैं पढ़ लिया मैसेज, कोई नहीं, मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। लो जी बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होगी लास्ट फाइनली, तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी बराबर होगी, ये वॉल्यूम है, ये एरिया इनटू लेंथ, इसको उधर ले जाए तो एनर्जी डेंसिटी जस्ट B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नोड आती है। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों का एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक भी खत्म हुआ, सेल्फ इंडक्शन का। जल्दी जल्दी इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग